सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिदिन 8 बजे अपनी वन शॉट क्लास YouTube चैनल पर अपलोड हो रही है और ये हमने शुरुआत की थी 21 जनवरी 2025 से और आज हम पहुंच चुके हैं 13 फरवरी 2025। अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ 6, 7, 8 कविता, नाटक और कहानी, इनको हम वन शॉट क्लास में देखने वाले हैं। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले पार्ट 6 जो कैसे बनती है कविता, इसके MCQs देखेंगे। MCQs प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कविता का आवश्यक घटक कौन सा नहीं है? बिंब, छंद, शब्द, भाषा, परिवेश और संदर्भ, कथानक और पात्र। तो बिंब, छंद भी है, शब्द, भाषा भी, परिवेश, संदर्भ भी है, कथानक और पात्र नहीं है क्योंकि ये तो नाटक में होते हैं। कविता की अनजान दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं बीच बीच में आपको बताता चलूंगा कि कौन कौन से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शब्द, छंद, अलंकार, रस, कौन से इसमें पहला उपकरण है? तो कविता की दुनिया का पहला उपकरण है शब्द। उसके बाद देखिए, बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर किस में बदल जाती है? बिंब में, शब्द में, छंद में, रस में। वो बिंब में बदल जाती है, पहला वाला ऑप्शन सही है। कविता का अनिवार्य तत्व क्या है? वेरी वेरी मोस्ट करने से। संगीत है, शब्द, छंद या आंतरिक लय और अलंकार। तो छंद और आंतरिक लय को अनिवार्य तत्व माना गया है। कविता का जन्म किस परंपरा से हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लिखित, संकेत, वाचिक, यांत्रिक। तो वाचिक रूप में कविता का जन्म हुआ है। निम्न में से कौन सा कविता का घटक नहीं है? भाषा, वाद्य यंत्र, शब्द, छंद। तो भाषा है, शब्द है, छंद है, वाद्य यंत्र नहीं है। वाद्य यंत्र घटक होता है संगीत का। सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए किस भाषा पर आवश्यक बल दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्र भाषा, रस, कठिन, सरल। तो चित्र भाषा पर जोर दिया था, आवश्यकता पर बल दिया था। कविता की रचना करते समय शुरुआत में कौन से बिंबों की संभावना तलाशनी चाहिए? श्रव्य और दृश्य बिंब, स्पर्शीय, श्रव्य, ग्रहण और दृश्य, श्रव्य और ग्रहण। तो दृश्य और श्रव्य बिंब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी तलाश करनी चाहिए पहले कवि को। कविता को किससे पकड़ा जाता है? ज्ञानेंद्रियों रूपी 5 अंगुलियों से, अहंकार से, ज्ञान से, संवेदना से। तो ज्ञानेंद्रिय रूपी 5 अंगुलियों से कविता को पकड़ा जाता है। शब्द कविता का कौन सा उपकरण है? चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो जो शब्द है वो कविता का पहला उपकरण है। अभी ऊपर आ चुका था, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। शब्दों से मेलजोल बढ़ाने का मुख्य लाभ क्या होता है? भावुक पाठक बन जाते हैं, छिपे अर्थों को जान पाते हैं, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सक्षम हो पाते हैं, कविता बनाने में पारंगत हो पाते हैं। तो छिपे अर्थों को हम जान पाते हैं, 2 वाला सही है। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन सहायता करते हैं? अलंकार, बिंब और छंद, छंद और रस, शब्द। तो बिंब और जो छंद होते हैं वो अलंकार, वो कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायता करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिंब और छंद वाला। कविता की भाव संपदा क्या बन जाती है? कविता की कवि की व्यक्तिक सोच, कवि की दृष्टि, कवि का दुनिया देखने का नजरिया, उपयुक्त सभी सारे ही सही है। साहित्य की जिस विधा में कवि लेखक अपने भावों को सजाकर संवार कर लयबद्ध तरीके से लिखता है उसे क्या कहते हैं? कविता, कहानी, नाटक, उपयुक्त सभी कविता कहते हैं उसे। निम्न में से कविता का आवश्यक घटक कौन सा है? बिंब, छंद, शब्द, परिवेश, संदर्भ, भाव, तत्व, प्रतिभा। सारे ये कविता के आवश्यक घटक हैं। अच्छी कविता की क्या विशेषता होती है? वह दुनिया से अलग कर देती है, वह गाई नहीं जा सकती, वह बार बार पढ़े जाने को आमंत्रित करती है, आसानी से समझ में नहीं आती तो बार बार पढ़े जाने के लिए वो आमंत्रित करती है। कविता की सृष्टि होती है हृदय की तीव्र अनुभूति से, पुस्तकीय ज्ञान से, अध्ययन से रटकर। जब हृदय में तीव्र अनुभूति होती है तो कविता की सृष्टि होती है, कविता बनती है, कविता निकलती है। कविता को पढ़कर जब हमारे मन में कोई चित्र उभर जाता है तो इसे काव्य भाषा में क्या कहते हैं? दृश्य, चित्रलेखा, बिंब, विधान, विश्लेषण। इसे हम कहते हैं बिंब विधान, इमेज। कविता के जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं वो कितने माने? कविता के महत्वपूर्ण घटक
12 7 2 15, तो 7 माने हैं कविता के महत्वपूर्ण घटक। लय, ताल, स्वर से रहित कविता किस छंद में होती है? रोल्ला, कवित्त, मुक्त, मालिनी, तो मुक्त छंद में होती है। और प्रवर्तक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके प्रवर्तक हैं। आलोचकों और कवियों को कविता कैसे लगती है? उनको कविता कभी जादू, कभी पहेली लगती है, बोझ लगती है, रसिक लगती है, स्वप्न लगती है। तो उनको कभी जादू लगती है और कभी पहेली लगती है। एक वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सारी जटिलता के बावजूद कविता किसके निकट होती है? हमारी संवेदना के, पीड़ा के, लालसा के, भूख के। हमारी संवेदना के सबसे ज्यादा निकट कविता होती है। कविता के मूल में क्या? संवेदना, राग तत्व, एक दो दोनों छंद। तो संवेदना भी है, राग तत्व भी है, दोनों ही सही है। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? परिवेश और संदर्भ के, पात्रों के, संवादों के, कथानक के। परिवेश और संदर्भ के वो इर्द गिर्द घूमते हैं। कविता की पहली शर्त क्या? वेरी वेरी मोस्ट कर लें इसको। कविता की पहली शर्त शब्दों से मेलजोल, छंद का ज्ञान, अलंकार का ज्ञान, रस का ज्ञान, शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। कविता की दुनिया में प्रवेश कैसे किया जा सकता? शब्दों से जुड़कर, छंद को समझकर, चित्र से जुड़कर, रस से जुड़कर, शब्दों से जुड़कर के हम कविता की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि शब्द को ही पहली आवश्यकता माना है। बच्चों की रचनात्मकता आकार कैसे लेने लगती है? तुकबंदी के प्रयास में, छंद के प्रयास में, भाषा के प्रयास में, अलंकार के प्रयास में। तुकबंदी के प्रयास में बच्चों की रचनात्मकता आकार लेने लगती है। स्मृति, चित्र शब्दों के सहारे क्या निर्मित करते हैं? बिंब, शब्द, छंद, रस, वो बिंब निर्मित करते हैं। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए किसका निर्वाह जरूरी है? अर्थ की लय, छंद की लय, भावों का, ज्ञान का। तो अर्थ की लय जरूरी है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियां होती है उन्हें क्या कहते हैं? शैली, भाव, छंद, अलंकार, उन्हें शैली कहा जाता है। कवि को किसकी पहचान होनी चाहिए? भाषा के, संगीत की, कठिनाई की, सरलता की, रस की। तो भाषा के, संगीत की पहचान कवि को होनी चाहिए यदि वो मुक्त छंद में कविता लिख रहा है। तो कविता के सारे घटक किससे परिचालित होते हैं? परिवेश और संदर्भ से, भूतकालीन घटना से, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो परिवेश और संदर्भ से सारे घटक कविता के परिचालित होते हैं। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक किससे संचालित होते हैं? भाव तत्व, रस तत्व, छंद, प्रतिभा। भाव तत्व से वो संचालित होते हैं। कविता के तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिभा, शैली, ज्ञान, भूख। जो आंतरिक क्षमता है वो आपकी कहलाती है प्रतिभा, और प्रतिभा जन्मजात होती है। कविता रचने के लिए चीजों को देखने की नवीन दृष्टि, जिसके बिना काव्य लेखन संभव नहीं हो पाता, वो क्या कहलाती है? प्रतिभा, शैली, ज्ञान, भूख। तो वो भी कहलाएगी आपकी प्रतिभा। एक वाला सही है। प्ले विद द वर्ड्स कथन किसका है? पंत का, W.H. ऑर्डन का, जयशंकर प्रसाद, विलियम शेक्सपियर। तो W.H. ऑर्डन ने कहा है कि कविता लिखने के लिए आपको शब्दों के साथ खेलना पड़ेगा। ये कविता कैसे बनती के MCQs थे। अब हम नाटक लिखने का व्याकरण, इसके MCQs देख लेते हैं। पढ़ी, सुनी और देखी जाने वाली विधा कौन सी है? कहानी, कविता, नाटक, और इनमें से कोई नहीं। तो नाटक ऐसी विधा है जो पढ़ी, सुनी और देखी जा सकती है। नाटक को कौन सा काव्य माना है? श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, मुक्त काव्य, खंड काव्य। तो नाटक को जो है वो दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। नाटक का कौन सा तत्व नाटक की रचना पर पूरा असर डालता? संवाद, समय का बंधन, पात्र, देश काल, वातावरण। जो समय का बंधन है वो नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है। भरत ने नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक के हर एक अंक की अवधि कितनी मानी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 48 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, 60 मिनट। तो 48 मिनट हर एक अंक की अवधि मानी है। एक सही है। निम्न में से नाटक का कौन सा अंग नहीं है? शब्द, समय का बंधन, कथ्य, छंद। देखो शब्द भी होते हैं, समय का बंधन, कथ्य, छंद नहीं है। छंद किस में होते हैं? कविता में। लिखित रूप में नाटक कितने आयामों में होता है? बहुआयामी, एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी।
तो लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, और जब इसको मंचित किया जाता है, मंच पर इसको प्रस्तुत किया जाता है, तो ये बहुआयामी हो जाता है। नाटक के मंच निर्देश किस काल में लिखे जाते हैं? वर्तमान काल, भविष्य, भूत, देश काल। तो वर्तमान काल में नाटक के मंच निर्देश लिखे जाते हैं। चाहे कथ्य आपका किसी भी काल का है, लेकिन जो डायलॉग होंगे वो वर्तमान काल में लिखे जाएंगे। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कथ्य, चरित्र चित्रण, देश काल, संवाद। तो नाटक का महत्वपूर्ण अंग है कथ्य। नाटक में कितने अंक होने चाहिए? 2, 4, 1, 3। तो नाटक में आपके 3 अंक होने चाहिए। अस्वीकार की स्थिति किस विधा में बराबर बनी रहती है? उपन्यास, संस्मरण में, कविता में, नाटक में। नाटक में अस्वीकार की स्थिति बराबर बनी रहती है। अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज्यादा क्या करे? नाटकीय, ध्वनित, अभिनीत, अभिवाज्य, ध्वनित करे। हमारे नाट्य शास्त्र में वाचक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का क्या कहा गया? वेरी वेरी मोस्ट कर लें इसको। मुख का, हाथ, शरीर, पेट, शरीर का क्या कहा गया? शरीर कहा गया है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के कितने प्रकार माने? 2, 10, 4, 6। 2 प्रकार। एक तो हो गया आपका श्रव्य काव्य, एक हो गया आपका दृश्य काव्य, और नाटक जो आता है वो आपका दृश्य काव्य में आता है। नाटक के लिए अनिवार्य तत्व की संख्या कितनी है? 10, 11, 4, 12। तो नाटक के लिए अनिवार्य तत्व 4 मान्य हैं, 3 वाला सही है। नाटक के बारे में सत्य कथन क्या है? नाटक को पढ़ा, सुना और देखा जा सकता है, रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। दृश्य का हमारा बिल्कुल सही, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, और सारे फैक्ट ये याद होने चाहिए कि पढ़ा, सुना, देखा जा सकता है, रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है, और दृश्य का भी मानना है। सफल नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सहज, सरल, प्रसंगानुकूल, क्लिष्ट, प्रसंग के विपरीत, दुख सभी। तो सहज, सरल और प्रसंग के अनुकूल नाटक की भाषा शैली होनी चाहिए। एक नाटक में संपूर्णता कब आती है? वेरी वेरी मोस्ट कर लें इसको, क्योंकि लिखने पर, मंचित होने पर, 5 अंक में लिखा जाने पर, संवादों के सरल होने पर, जब तक उसको रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, मंचित नहीं किया जाएगा, वो अधूरा ही रहेगा, संपूर्णता नहीं आएगी। नाटककार को नाटक लिखते समय किस मूल विशेषता को याद रखना चाहिए? समय का बंधन, पात्रों का निर्धारण, संवादों का, और देश काल और वातावरण। तो उसको समय के बंधन की मूल विशेषता को याद रखना चाहिए। साहित्य की किन 2 विधाओं के लिए शब्द का विशेष महत्व है? वेरी मोस्ट कर दें इसको भी। कविता, नाटक, कहानी, नाटक, कविता, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण। कविता और नाटक में शब्द का बड़ा महत्व होता है, दोनों में ही शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है। वर्णित या फिर नैरेटिव विधा किसको कहा जाता है? कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, कहानी, नाटक, या नाटक, उपन्यास। वर्णित या नैरेटिव विधा आपको कहानी और उपन्यास को कहना पड़ेगा। साहित्य की सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज्यादा निकट कौन जान पड़ती है? वेरी वेरी मोस्ट कर दें इसको भी। कहानी, उपन्यास, कविता, संस्मरण, कविता, क्योंकि दोनों में ही किसका प्रयोग होता है? शब्द का। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक की कौन सी विशेषताएं कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकती है? नाटक का मात्र एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव, 1, 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों ही, 1 और 2 दोनों। एक मौन या अंधकार ध्वनि प्रभाव 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। एक नाटक के लिए क्या जरूरी है? कथ्य, संवाद, पात्र और शब्द। जो नाटक है उसके लिए सबसे जरूरी है कथ्य। कथ्य अगर नहीं होगा तो नाटक कैसे लिखा जाएगा? नाटक के लिए अनिवार्य तत्व कौन से? तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, उपसंहार। तो सारे के सारे इसमें सही हैं। एक नाटककार में रचनाकार के साथ साथ कौन सा गुण होना चाहिए? कुशल संपादक, अभिनेता, उत्तम चरित्र, ईमानदारी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुशल संपादक का गुण उसमें होना चाहिए। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट कर ले। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम, ये तो 2025 में समझ लीजिए छप गया ये, पात्र, कथ्य, संवाद, समय का बंधन। संवाद जो है सबसे सशक्त और जरूरी माध्यम है नाटक का।
और किसके बिना नाटक का काम ही नहीं चल सकता, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। समय का बंधन, पात्र, कथ्य, संवाद। तो संवाद जो है उसके बिना नाटक में काम ही नहीं चल सकता। प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट, ये भी 2025 के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट। रंगमंच, संवाद, पात्र, चरित्र, चित्रण। तो प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है रंगमंच, क्योंकि नाटक इसी पर प्रस्तुत किया जाता है, मंचित किया जाता है। कौन सा नाटक सबसे ज्यादा सफल होगा? जिस नाटक में सब्सट्रैक्ट की जितनी ज्यादा संभावना होगी, पात्र ज्यादा होंगे, संवाद छोटे होंगे, भाषा सरल होगी। एक वाला सबसे ज्यादा सही है, सब्सट्रैक्ट की जितनी ज्यादा संभावना होगी। कौन सा नाटक का अंग है? शब्द और संवाद, समय का बंधन, कथ्य, उपयोग, सभी। तो ये सारे ही नाटक के अंग है, क्योंकि समय का बंधन भी होता है, कथ्य भी होता है, संवाद शब्द भी होते हैं। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है वह कैसे कहता है? चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से, अभिनय करके, मौन रख करके। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, सारे नहीं करें। चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से। नाटक दर्शकों के मर्म को कब छुएंगे? सहज और स्वाभाविक संवाद होंगे तब, अभिनय से, चरित्र चित्रण से, कथ्य से। सहज और स्वाभाविक संवाद होंगे तब वो दर्शकों के मर्म को छू पाएंगे। कौन सी चीज एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करती है? संवादों का क्रियात्मक होना, सबटेक्ट, संवादों का दृश्यात्मक होना। तो इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। वह नाटक सशक्त साबित होगा जिसमें क्या होगा? असंतुष्टि होगी, छटपटाहट होगी, प्रतिरोध और अस्वीकार के तत्व होंगे। सारे ही सही हैं इसमें। नाटक का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द, पात्र, समय का बंधन और संवाद। तो दूसरा जो सशक्त माध्यम है, महत्वपूर्ण माध्यम है, नाटक के लिए महत्वपूर्ण तत्व है, वो आपका है शब्द। पहला क्या था? ये तो पहला था समय का बंधन, और शब्द हो गया आपका दूसरा। कैसे लिखे कहानी, इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। कहानी का तत्व कौन सा नहीं है? बिंब, कथानक, संवाद, द्वंद्व। तो कहानी का तत्व इसमें कौन सा नहीं है? बिंब नहीं है, क्योंकि बिंब आपके किस में आता है? कविता में आता है। कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता क्या है? अच्छी कहानियां पढ़ी जाए, ऐतिहासिक कल्पना का मिश्रण करके, लिख लिख करके, समझ समझ करके। तो अच्छी कहानी लिखने के लिए अच्छी कहानियां पढ़ना बहुत जरूरी है। कहानी के कथानक को आगे बढ़ाने में किसका महत्व है? वेरी वेरी मोस्ट कर लें इसको। देश काल, पात्र, स्थान, द्वंद्व। द्वंद्व से संबंधित आपके एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। द्वंद्व जो कहानी के कथानक को आगे बढ़ाता है। कहानी हमारे जीवन का कौन सा अंग है? अनावश्यक, अविभाज्य, बेकार, व्यर्थ, अविभाज्य अंग है कहानी हमारे जीवन का। कहानी मानव मन की किन कृतियों को शांत करती है? जिज्ञासा, उत्सुकता एवं कौतूहल को, उत्सुकता और ईर्ष्या को, जिज्ञासा और करुणा को, भूख और ईर्ष्या को। एक वाला सही है, जिज्ञासा, उत्सुकता और कौतूहल को शांत करती है। कहानी का इतिहास कितना पुराना है? जितना पुराना मानव इतिहास है। लिखना पढ़ना सीखा जब मनुष्य ने, बोलना सीखा, पुराना इतिहास। तो जितना पुराना मानव इतिहास है उतना ही पुराना कहानी का इतिहास है। कहानी का प्रारंभिक नक्शा क्या कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट कर लें और 2025 में इसको छाप लें। संवाद, चरित्र चित्रण, कथानक, द्वंद्व। तो कहानी का जो प्रारंभिक नक्शा होता है वो कथानक कहलाता है। कहानी किसका अंग है? जीवन का, धर्म का, मानव स्वभाव का, शिक्षा का। तो मनुष्य जीवन का अंग कहानी है। कथानक को कहानी का क्या कहा जाता है? प्रारंभिक कथा, प्रारंभिक प्रारूप, प्रारंभिक नक्शा, चेहरा। तो प्रारंभिक नक्शा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। किस तत्व के कारण कहानी में रोचकता बनी रहती है? मध्य की द्वंद्वता, अंत की सुखद परिस्थितियां, प्रारंभ की सरलता, उपयुक्त सभी। तो जो द्वंद्वता है यानी द्वंद्व जो तत्व है उसके कारण कहानी में रोचकता बनी रहती है। कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की, सुनने वालों की है। कथन किसका है? कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, मुंशी प्रेमचंद और जैनेन्द्र कुमार। तो जो कृष्णा सोबती है उनका ये कथन है कि कहानी
किसी एक की नहीं, सभी की है, सुनने वालों की भी है। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश होता है, द्वंद्वात्मकता होती है, कथा का क्रमिक विकास होता है, चरम उत्कर्ष होता है, उसे क्या कहते हैं? कहानी, नाटक, कविता या उपन्यास, उसे हम कहते हैं कहानी। एक वाला सही है। कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है, क्या कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट है पात्र, संवाद, द्वंद्व, कथानक, वो कहलाता आपका कथानक। 13 का 4 सही है। कहानी किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आती है? श्रव्य काव्य, लिखित काव्य, मौखिक काव्य, दृश्य काव्य। ये श्रव्य काव्य के अंतर्गत आती है। दृश्य काव्य के अंतर्गत आपका नाटक आता है। कहानी में संवाद कैसे होने चाहिए? छोटे, सटीक, स्वाभाविक, उद्देश्य युक्त, लंबे, संस्कृत शब्दों से युक्त, आम बोलचाल की भाषा में, खड़ी बोली में। तो छोटे, सटीक और स्वाभाविक और उद्देश्य से युक्त होने चाहिए कहानी के संवाद। कहानी का तत्व कौन सा नहीं है? क्लाइमैक्स, संवाद, समय का बंधन, द्वंद्व। तो इसमें देखिए जो आया है उसमें क्लाइमैक्स होता है, संवाद भी होता है, द्वंद्व होता है, समय का बंधन नहीं होता, क्योंकि समय का बंधन किसमें होता है? नाटक में। मौखिक कहानी की परंपरा विशेष रूप से किस राज्य में प्रचलित है? केरल, राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय। राजस्थान में मौखिक कहानियों की परंपरा प्रचलित है। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट कर लें। कहानी का केंद्रीय बिंदु जो होता है, कथानक, पात्र, संवाद, द्वंद्व, केंद्रीय बिंदु होता है आपका कथानक। 18 का 1 सही है। किसी भी कहानी का कथानक कितनी पंक्तियों में लिखा जा सकता है? 10 से 12 पंक्तियां, 5 से 6, 40, 50, 20, 30। तो कहानी का जो कथानक होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 पंक्तियों में आ जाता है। फिर उसको कल्पना के द्वारा विस्तार दिया जाता है। आमतौर पर कथानक का स्वरूप कितने भागों में होता है? 1, 2, 3 और 4। तो जो कथानक का स्वरूप होता है वो 3 भागों में होता है, प्रारंभ, मध्य और अंत। कहानी को रोचक बनाए रखने में किसकी भूमिका होती है? द्वंद्व, संवाद, क्लाइमैक्स, परिवेश। आ चुका है ये प्रश्न पहले। द्वंद्व की उसमें भूमिका होती है, कहानी को इंटरेस्टिंग बनाए रखता हो। कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ये भी मोस्ट है। कहानी तभी आपकी प्रामाणिक और रोचक बन पाएगी, देश काल, स्थान, पात्र, संवाद, कथानक। जब देश काल और स्थान का वर्णन होगा तो कहानी प्रामाणिक बन पाएगी। कहानी लेखन के विषय क्या हो सकते हैं? घटना प्रधान, वातावरण प्रधान, चरित्र, ऐतिहासिक, भाव, मनोविश्लेषण, सभी सही हैं। सारे विषय कहानी के हो सकते हैं। किसके बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है? ये भी इंपॉर्टेंट है। संवाद के बिना, कल्पना के बिना, उद्देश्य के बिना, क्लाइमैक्स के बिना। तो संवाद के बिना पात्रों की कल्पना मुश्किल है। कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त क्या? वेरी वेरी मोस्ट है ये भी। पात्रों का अध्ययन, कथानक, उद्देश्य, क्लाइमैक्स। पात्रों का अध्ययन कहानी की बुनियादी शर्त है। पात्रों के संवाद लिखते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? संवाद पात्रों के अनुकूल हो, उनके स्वभाव पृष्ठभूमि के अनुकूल हो, संवाद सरल हो, लंबे लंबे हो, निष्प्रभावी हो। तो एक वाला सही है कि उनके स्वभाव के अनुकूल हो, उनकी पृष्ठभूमि के अनुकूल हो। पात्रों का चरित्र चित्रण का प्रभावशाली होता है। पात्रों के क्रियाकलापों द्वारा, पात्रों के संवादों द्वारा, दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से। तो इसमें चौथा वाला बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। कौन कहानी को, पात्र को स्थापित करते हैं, विकसित करते हैं और कहानी को गति देते हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी। संवाद, चरित्र चित्रण, कथानक, द्वंद्व। तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा संवाद। एक वाला संवाद कहानी को, पात्र को स्थापित करते हैं, विकसित करते हैं और उनको स्पीड देते हैं, गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कहानी की संरचना के तत्व कौन कौन से हैं? कथानक, देश काल, वातावरण, स्थान, पात्रों का चरित्र चित्रण, पात्र, संवाद, द्वंद्व, चरम उत्कर्ष, क्लाइमैक्स, सभी सही हैं। चौथा वाला बिल्कुल सही है। कथानक के बुनियादी तत्वों में किसका महत्व बहुत ज्यादा है? द्वंद्व का, देश काल, वातावरण, स्थान, पात्रों, संवाद। वेरी वेरी मोस्ट कर लें। और ये तो आपके 2025 में छप गया मान लो। द्वंद्व का कथानक के बुनियादी तत्वों में बहुत ज्यादा महत्व होता है। कविता कोने में गात लगाए बेटी, ये कथन किसका? जॉर्ज लुइस बोर्खेस, कृष्णा सोपती, W.H. ऑर्डन, सुमित्रानंद पंत। एक वाला इसमें सही है। हालांकि कविता का प्रश्न है लेकिन ये नाटक में दे दिया है, तो
अपने को तो याद रखना है, कविता में ये शामिल होना चाहिए था। कहानी में द्वंद्व किस कारण पैदा होता है? कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों के टकराव से पैदा होता है, खोज में आने वाली बाधाओं से, अंतर्द्वंद से, उपयुक्त सभी। चौथा वाला सही है। देश काल स्थान और परिवेश के बाद किस पर विचार करना चाहिए? उद्देश्य पर, पात्रों पर, संवाद पर, कथानक पर। तो देश काल स्थान और परिवेश पर आपने विचार कर लिया, उसके बाद आपको पात्रों पर विचार करना चाहिए। कहानीकार का किससे निकटतम संबंध स्थापित होना चाहिए? पात्रों के साथ, परिवेश के साथ, कथानक के साथ, कल्पना के साथ। पात्रों के साथ उसका निकटतम संबंध स्थापित होना चाहिए। तो ये प्रश्न थे। 2 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं, कविता के देखते हैं पहले। बहुत इंपॉर्टेंट, शुरू के जो 10 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कविता में शब्दों के महत्व पर प्रकाश डालिए। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द है। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। शब्दों से खेलना, शब्दों को जोड़ना, शब्दों के अंदर छिपे अर्थ को समझना। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें जानना, शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। अर्थात शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक पहुंचती है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, भाव के अनुसार शब्दों का चयन कविता में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पहली प्राथमिकता, पहली शर्त ही शब्द है। वाक्य संरचना का ध्यान कैसे रखना कविता में? वाक्य संरचना को समझाइए, या शब्दों के पर्याय की संभावना क्यों नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कविता में वाक्य संरचना का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है, क्योंकि किसी पंक्ति की संरचना को बदल देने पर अर्थ भी बदल जाएगा। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं, इस कारण किसी अन्य शब्द का उस स्थान पर प्रयोग किए जाने से कविता के भाव या अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। अतः एक कवि या लेखक को इनकी जानकारी होनी चाहिए। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, भाव के अनुसार शब्दों का चयन कविता में बहुत ही आवश्यक होता है। कविता में बिंब और छंद क्यों आवश्यक है? बिंब विधान से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी मोस्ट कर लें इसको, और मान लीजिए 2025 में आपके छप गया है। बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सरल साधन इंद्रिय ही है। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अपने आप ही मन के भीतर कुछ चित्र उभरते हैं। ये स्मृति चित्रित शब्दों के सारे कविता में बिंब का निर्माण करते हैं। इन बिंबों के प्रयोग से ही कविता आसानी से समझ में आने योग्य बन पाती है। रसास्वादन भी होता है। छंद या आंतरिक लय को कविता का अनिवार्य तत्व क्यों कहा गया है? कविता में गेयता का गुण लय के माध्यम से आता है। कविता के आनंद के लिए रिदम और लय होना आवश्यक है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ के लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। छंद से आशय मात्रा गणना नहीं, बल्कि संगीतात्मकता और लयात्मकता से है। कविता में अर्थ का अपना भीतरी छंद निरंतर मौजूद रहना चाहिए। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा पर बल क्यों दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं, क्योंकि देखी हुई हर चीज हमें प्रभावित करती है। कविता की रचना करते समय सर्वप्रथम दृश्य और श्रव्य बिंबों की संभावना तलाशनी चाहिए। ये बिंब सभी को आकर्षित करते हैं। हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां इसलिए ये कि हम संसार को भली भांति समझ सकें। 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 बिंब बनते हैं। नेत्रों से दृश्य बिंब, कानों से श्रव्य, त्वचा से स्पर्श्य, नासिका से घ्राण और जीभ से स्वाद्य। इन बिंबों के प्रयोग से ही कविता आसानी से समझ में आने वाली बन पाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कविता में परिवेश का क्या महत्व है, या कविता के सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं, कैसे? कविता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व देश काल और वातावरण अर्थात परिवेश होता है। उसी के अनुरूप कविता के सारे घटक परिचालित होते हैं। भाषा, संरचना, बिंब, छंद आदि का चुनाव किया जाता है। प्राकृतिक परिवेश को चित्रित करने के लिए उसी के अनुरूप भाषा, बिंब आदि का चुनाव करना आवश्यक होता है। अगर परिवेश गांव का है तो कविता में ग्रामीण जनजीवन वाले तत्वों शब्दों का प्रयोग होगा। कविता में किसी शब्द को हटाकर उनका पर्याय रख देने से कविता का अर्थ बदल जाता है। जैसा परिवेश होगा वैसी कविता की भाषा शैली होगी। कविता किसे कहते हैं? साहित्य की जिस विधा में कवि अपने मन के भावों को कलात्मक और लयबद्ध तरीके से व्यक्त करता है उसे कविता कहते हैं। कविता में शैली से क्या आशय है? काव्य गठन की विशिष्ट प्रणालियां होती है, उन्हें शैली कहते हैं। शैली कविता की रचना की तरीका है।
शैली से कविता का अर्थ और रूप प्रभावित होता है। वाक्य गठन विविध तरीकों से परिवेश और शब्दों का प्रयोग होता है। कविता में जीने की कला सिखाती कैसे? कविता में अपनी ओर खींचती है। एक अच्छी कविता को बार बार पढ़ने का मन करता है, उसे बार बार सुनने पर उसके अनुकूल हमारे अंतर्मन को सुंदर बनाकर जीने की कला सिखाती है। कविता मनुष्य में संवेदना भी जागृत करती है। अब ये सारे प्रश्न अपने एमसीक्यूज में आ चुके हैं। आलोचक क्या मानते हैं? जादू पहेली। किस परंपरा में कविता जन्मी? वाचिक परंपरा। सारी जटिलता के बावजूद कविता किसके निकट है? संवेदना के निकट। मूल में क्या है? संवेदना राग तत्व है। एक अच्छी कविता की क्या विशेषता है? बार बार पढ़ी जाने के लिए आमंत्रित करती है। कविता में किस उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती? बाहरी उपकरण की। अनजान दुनिया का पहला उपकरण शब्द। कविता की पहली शर्त शब्दों से मेल जोल। कविता की दुनिया में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शब्दों से जुड़ना पड़ेगा। बच्चों की रचनात्मकता आकार कैसे लगती है? ये सारे प्रश्न अपने उसमें एमसीक्यूज में आ चुके हैं। ठीक है, हम ज़्यादा इसमें समय नहीं खराब करेंगे और सीधे चलेंगे हम यहां पर। कविता के आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं? बिंब और छंद, शब्द और भाषा, परिवेश और संदर्भ, नवीन दृष्टि, प्रतिभा। ये सारे इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान होने चाहिए, ये कविता के घटक हैं। ठीक है, नाटक के 2 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। नाटक विधा से आप क्या समझते हैं? साहित्य की वह विधा जिसको पढ़ा, सुना और देखा जा सकता है, रंगमंच पर जिसका अभिनय किया जा सकता है, उसे नाटक कहते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है ये। नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से कैसे लगे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती है, वहीं नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है। जब उस नाटक का मंचन होता है तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। जहाँ साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या सुनने तक सीमित होती है, वहीं नाटक पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। साहित्य की दूसरी विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम पढ़ते या सुनते समय बीच में रुक सकते हैं, कुछ समय बाद फिर पढ़ सकते हैं, पर नाटक के लिए ऐसा संभव नहीं है। कौन सी चीज एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करती है? या नाटक में सब टेक्स्ट क्या होता है? संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना और लिखे और बोले जाने वाले शब्दों से भी ज्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे अनकहे संवादों की ओर ले जाना, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में सब टेक्स्ट कहा गया। सब टेक्स्ट ही एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करता है। जिस नाटक में सब टेक्स्ट की जितनी ज्यादा संभावना होगी वह नाटक उतना ही सफल होगा। सशक्त नाटक की क्या विशेषता है? उसके अंदर असंतुष्टि के भाव होते हैं, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी वह नाटक उतना ही गहरा और सशक्त साबित होगा। सशक्त नाटक में संवाद वर्णित या चित्रित न होकर के क्रियात्मक, दृश्यात्मक होते हैं। एक नाटककार में सफल संपादक के गुण क्यों जरूरी हैं? क्योंकि नाटक को जब रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तब संपादक को कथ्य के अनुरूप दृश्य तैयार करने होते हैं। अगर दृश्य प्रभावी होंगे तो वे दर्शकों के मर्म को छू पाएंगे, नाटक सहज तरीके से आगे बढ़ सकेगा। एक नाटककार को कथ्य की अच्छी जानकारी होती है। यदि नाटक का संपादन भी वही करेगा तो कुशलता पूर्वक नाटक का संचालन हो सकेगा और नाटक रोचक बन पड़ेगा। एक कुशल संपादक ही घटनाओं, दृश्यों का चुनाव कर उन्हें सही क्रम में रख करके नाटक को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट कर दें भाई इसको तो, और ये 2025 में छाप ले आप कि नाटक को, संवाद को नाटक के प्राण क्यों कहा गया। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम होता है संवाद। संवाद के बिना तो नाटक का काम ही नहीं चल सकता है। संवाद से नाटक में गतिशीलता आती है। संवाद से ही नाटक के पात्रों के चरित्र का विकास होता है। सहज संवाद दर्शकों के मर्म को छू लेते हैं, अतः नाटक के संवाद सहज, स्वाभाविक और परिवेश के अनुकूल होने चाहिए। संवाद ऐसे हो जो दर्शकों को बांध सके। कथ्य क्यों आवश्यक है नाटक में? एक नाटक के लिए कथ्य बहुत जरूरी होता है। पहले कहानी के रूप को शिल्प अथवा संरचना के भीतर पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की समझ और जानकारी होनी चाहिए। नाटक को दृश्य काव्य माना गया, अतः उसे मंच पर मंचित होना होता है। इसलिए एक नाटककार को कुशल संपादक भी होना चाहिए। कुशल संपादक ही घटनाओं और दृश्यों का चुनाव कर उन्हें सही क्रम में रख करके नाटक को आगे बढ़ा सकता है, शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। वेरी मोस्ट कर लें इसको भी।
कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम क्यों है। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान से टकराट पैदा होना स्वाभाविक है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता, इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति बराबर बनी रहती है। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व जितने ज्यादा होंगे वह नाटक उतना ही गहरा और सशक्त होगा। तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, उपसंहार, ये सब नाटक के अनिवार्य तत्व हैं। नाटक में शब्द का क्या महत्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। पहला क्या था, समय का बंधन। साहित्य की दो विधाओं, कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। हमारे नाट्य शास्त्र में भी वाच्य अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा है। कहानी तथा उपन्यास में शब्दों के माध्यम से वर्णन होता है, इसलिए वर्णित या फिर नैरेटिव विधा कहलाती है। लेकिन नाटक नैरेटिव विधा नहीं है। एक नाटककार के लिए जरूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, जो अपने आप में वर्णित ना होकर के क्रियात्मक अधिक हो। उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और अपने शाब्दिक अर्थ से ज्यादा वो व्यंजना की ओर ले जाए। नाटक में समय का बंधन क्या है, इंपॉर्टेंट। समय का बंधन नाटक की मूल विशेषता है, जो नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है। एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा में पूरा होना होता है। नाटक का कथ्य भूतकाल का हो चाहे भविष्य काल का हो, फिर भी नाटककार उसे वर्तमान काल में ही संयोजित करता है। नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं, चाहे काल कोई भी हो। नाटक को एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। एक नाटक में 3 अंक होते हैं। भारत के नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट होती है। नाटक में चरित्र प्रस्तुतिकरण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वे सपाट, सतही और टाइप्ड न हो। नाटक में चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे स्थिति के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सके। नाटककार जो कुछ भी कहना चाहता है उसे वह अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले संवादों के द्वारा व्यक्त करता है। तो चरित्रों के संवाद सहज, स्वाभाविक और परिवेश के अनुकूल होने चाहिए। एक नाटक में संपूर्णता कब आती है, जब रंगमंच पर उसको मंचन किया जाता है, तब वो संपूर्णता प्राप्त करता है। नाटक की विशेषताएं देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। पढ़ा सुना देखा जा सकता है, रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। दृश्य काव्य है, एक आयामी होता है, लेकिन मंचित करते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। नाटक के अंग लिखे, वेरी मोस्ट है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद, स्वीकार अस्वीकार की भावना, पात्र पात्रों का चरित्र चित्रण और शिल्प और संरचना। फिर ये सारे प्रश्न अपने एमसीक्यूज में आ चुके हैं, आप इनको देख सकते हैं। सारे इनके एमसीक्यूज बने हुए हैं। ठीक है, और एबेसद वाले प्रश्न में ये सब शामिल हो चुके हैं। 8वां पार्ट कैसे लिखे कहानी, इसके 2 नंबर वाले प्रश्न देख रहे हैं। कहानी किसे कहते हैं, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश होता है, द्वंद्वात्मकता होती है, कथा का क्रमिक विकास होता है, चरम उत्कर्ष का बिंदु होता है, उसे कहानी कहते हैं। कहानी संरचना के तत्व कौन कौन से हैं, कथानक, देश काल, वातावरण, स्थान, पात्र, पात्रों का चरित्र चित्रण, संवाद, द्वंद्व और क्लाइमैक्स, चरम उत्कर्ष। वेरी मोस्ट कर लें, वेरी मोस्ट कर लें इसको। 2025 में छप गया मान लो कि कथानक कहानी में द्वंद्व का क्या महत्व होता है। कहानी में द्वंद्व से अभिप्राय किसी की खोज या काम के रास्ते में आने वाली बाधा है। कहानी में 2 विरोधी तत्वों का टकराव ही द्वंद्व कहलाता है। कथानक या कहानी के बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का महत्व सबसे ज्यादा है। द्वंद्व कहानी को रोचक बनाने में और कथानक को आगे बढ़ाने में मदद करता है। द्वंद्व के माध्यम से कहानी के पात्रों के बीच संघर्ष या विरोध होता है, जिससे वे स्थितियों को सुलझाने में प्रेरित होते हैं। कथानक में द्वंद्व जितना उन्नत होगा, कहानी उतनी सफल होगी। और ये भी वेरी मोस्ट कर लें कि केंद्रीय बिंदु क्यों कहा गया कथानक को। कथानक कहानी का संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी के सभी घटनाओं, पात्रों का उल्लेख होता है। कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है जिसमें 10 से 12 पंक्तियों में कहानी की रूपरेखा होती है। कथानक के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य, अंत। कथानक में द्वंद्व तत्व भी होता है जो कहानी को रोचक बनाता है और आगे बढ़ाता है, इसलिए कथानक को कहानी का केंद्रीय बिंदु कहा है।
संवाद की कहानी में क्या भूमिका? संवाद ही कहानी को, पात्र को स्थापित करते हैं, विकसित करते हैं, कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है। कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद जो होते हैं छोटे स्वाभाविक उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उसे वह संवादों के माध्यम से सामने लाता है। कहानी में संवाद पात्रों के स्वभाव और उनकी पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। प्राचीन काल में मौखिक कहानी क्यों लोकप्रिय थी? क्योंकि इससे बड़ा संचार का कोई माध्यम नहीं था। धर्म प्रचारक भी अपने सिद्धांतों और अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कहानियों का प्रयोग करते थे। कहानी के माध्यम से कोई भी विचार अधिक से अधिक जनसमूह तक पहुंच सकता है, थोड़ा रुचिकर भी होता है। कल्पना का क्या महत्व है? कथाकार कल्पना द्वारा कहानी को विस्तार देता। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है। सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना को जोड़ा जाने लगा, क्योंकि प्राय मनुष्य वही सुनना चाहता है जो उसे पसंद है। कल्पना द्वारा कहानी के किसी पात्र के गुणों का बखान कहानीकार करता है। जो कथानक 10-12 पंक्तियों में होता है, कहानीकार उसे कल्पना का मिश्रण करके उसको विस्तार देता है और अच्छी कहानी लिख पाता है। वेरी वेरी मोस्ट कर लें इसको भी 2025 में, कि कहानी में चरम उत्कर्ष जो क्लाइमैक्स है वो क्या है। कथानक के अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। कहानीकार को चरम उत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए, और ये चरम उत्कर्ष कब आता? अंत में, कहानी के अंत में, क्योंकि अनावश्यक अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष को कम कर सकती है। कहानीकार को उद्देश्य पर ज्यादा जोर देकर कहानी को भाषण में नहीं बदलना चाहिए। अतः अच्छा चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने के लिए और लेखक के पक्ष में आने के लिए वो प्रेरित करता है। कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे करता है? तो सबसे सरल तरीका तो है कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों का बखान करना, लेकिन ये तरीका प्रभावहीन और आउटडेटेड है। पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, संवादों और दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से ही प्रभावशाली होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचि के माध्यम से भी होता है। कहानी में पात्रों की क्या भूमिका होती है? कहानी में पात्रों का विशेष स्थान होता है। पात्रों के संवाद से ही कथानक आगे बढ़ता है। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी में पात्र विकसित भी होते हैं और अपना स्वरूप भी बदलते हैं। स्वरूप स्पष्ट होने पर कहानीकार आसानी से उनका चरित्र चित्रण कर सकेगा, उनके अनुकूल संवादों को लिख सकेगा। पात्रों का अध्ययन कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। देश काल वातावरण क्या करता है? ये कहानी को प्रामाणिक बनाता है, विश्वसनीय बनाता है, प्रामाणिक बनाता है। तो हर कहानी में घटना, पात्र, समस्या और अपना देश काल और स्थान होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश काल और स्थान को समझता है, और ये प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए जरूरी है। कहानी लिखने के विषय क्या क्या है? देखिए, घटना प्रधान, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध, किस्से वाली कहानियां, ऐतिहासिक, पौराणिक, वातावरण प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, मनोविश्लेषणात्मक, ये सब कहानियां हैं। फिर यहाँ से जो आपके प्रश्न है वो एमसीक्यूज में शामिल हो चुके हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं एमसीक्यू, जो एबेसद वाले प्रश्न है उसमें शामिल हो गए हैं, इसलिए अपने को ज़्यादा इनका वर्णन नहीं करना है। ये सारे प्रश्न आपके एमसीक्यूज में मिल जाएंगे।